हेलो गाइस, फाइनली स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का अध्याय 11 यानी कि आधुनिकीकरण के रास्ते के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आज हम उनको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके वहाँ पर डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस वीडियो के पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, जिनमें हमने 13 पॉइंट तक कवर कर लिए हैं और इधर से ये 7 पॉइंट, तो इनको प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि इन्हें देखने के बाद ही आपको यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूरा का पूरा समझा दिया गया है, तो आपको समझने में यहाँ से आसानी होगी। तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मतलब कि आईएमपी जो पॉइंट्स है, नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सभी विषयों के क्लास 11th 10th 9th 12th सभी क्लास के यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपके रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। अपना 13 पॉइंट तक हो गया था दोस्तों, अब 14वां पॉइंट शुरू करते हैं अपन। तो क्या हुआ था दोस्तों, जो 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ हुई। यानी कि इसका मतलब क्या है दोस्तों, जापान जो देश है ना, तो वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? 1872 में दोस्तों। ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। 16 पॉइंट है दोस्तों अपना, सॉरी दोस्तों, वो 15वां था, वहाँ पर 16 लिखा गया, तो अपन 16 मान के चलते हैं। 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1886 में आधुनिक हड़ताल का आयोजन किन्होंने किया था, या कब पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन किन्होंने किया? तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 1886 में पहली आधुनिक हड़ताल का आयोजन महिलाओं ने ही किया था दोस्तों। तो महिलाएं भी उस समय मतलब कि हड़ताल करने के योग्य हो चुकी थी। अब 17वां पॉइंट है जापान। तो जापान और उसकी नेशनल डाइट मतलब सदन को क्या बोलते हैं वो? डाइट। डाइट है ना कि? तो उसके 2 सदन हैं जापान में, 2 सदन है, जैसे अपने भारत देश में भी 2 सदन है, प्रथम सदन और द्वितीय सदन, है ना कि नहीं? उच्च सदन, निम्न सदन। तो वहाँ भी जापान में दोस्तों 2 सदन है। पहला सदन कौन सा? हाउस ऑफ काउंसिलर, इसे ऊपरी सदन कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हाउस ऑफ काउंसिलर जिसे ऊपरी सदन कहते हैं, और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसे निम्न सदन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 18वां पॉइंट क्या है अपना। 18वां पॉइंट है दोस्तों अपना फुकुजावा युकिची। फुकुजावा युकिची, ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ये वर्ड आपको अलग टाइप के बहुत ही सुनने को मिलेंगे, क्योंकि हम 11th क्लास की क्या पढ़ रहे हैं? विश्व इतिहास की पुस्तक, है ना कि नहीं? तो विश्व इतिहास में अपन ने अभी तक जो पढ़े हैं तो वो भारत के इतिहास पढ़े हैं, तो अपने को नाम जो हैं तो वो सुने मिलते हैं, सुने साने मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम जो है तो वो अलग टाइप के मिलेंगे। तो फुकुजावा युकिची कौन थे दोस्तों? आप ध्यान से सुनिए। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आप आंसर सुन के ही लिख सकते हैं पेपर में। तो आप, ये इतिहास ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसे आप आंसर सुने और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे आपके एग्ज़ाम में जो है कि वो तथ्य आपके दिमाग में आते जाएंगे, और इसी प्रकार से आप उन तथ्यों को अपने उत्तरमाला में सजाते जाएंगे। तो फुकुजावा युकिची के बारे में हम बात कर रहे थे। वो क्या है? मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक, मतलब कि अपन कहते हैं ना इंटेलिजेंट, तो वो महा इंटेलिजेंट में से एक थे। कौन? फुकुजावा युकिची, आपको नाम ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। केओ विश्वविद्यालय, है ना कि नहीं? इन्होंने केओ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ध्यान में रखना है। बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थी ये फुकुजावा युकिची। इन्होंने केओ विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन से विश्वविद्यालय? ये के हो गया और ओ हो गया, तो ये वाला विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने की थी? फुकुजावा युकिची ने। दोस्तों, एक ही पॉइंट पढ़िए, पर बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके जो भी मन में डाउट्स है उसे पूरा का पूरा वीडियो में मतलब कि कवर करने की कोशिश की जाती है। यदि आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरोकुसा पश्चिमी शिक्षा का प्रचार संस्था के मुख्य सदस्य थे ये, है ना कि नहीं? मेरोकुसा के भी सदस्य थे दोस्तों। अब मेरोकुसा के बारे में हम
आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो विस्तार से, उसके बारे में थोड़ा गूगल नेट पर देखना पड़ेगा। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था दोस्तों? सिद्धांत इन्होंने दिया कि इन्होंने फुकुजावा युकिची ने, है ना कि नहीं, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? स्वर्ग ने, ध्यान से सुनना दोस्तों, वीडियो को मतलब कि आगे नहीं बढ़ाना। स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया, मतलब कि जो स्वर्ग है, स्वर्ग ने इंसान को इंसान के ऊपर नहीं बनाया है ना कि नहीं, ना ही इंसान को इंसान के नीचे बनाया है, मतलब कि इंसान को बीचों बीच में रखा है दोस्तों, मतलब है ना कि नहीं, भगवान ने। तो ये सिद्धांत किन्होंने दिया था? फुकुजावा युकिची ने। ये सिद्धांत दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि आपने पेपर में लिख कर आ गए तो आपके पेपर के जो उत्तर है तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो आपको ये सिद्धांत इस प्रकार के लिख कर आना चाहिए, तो आपका जो उत्तर है बहुत ही सुंदर दिखता है और बहुत ही प्रभावित भी करता है उत्तर चेक करने वालों को। 20वां पॉइंट है दोस्तों अपना, नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होमू कहते हैं। अपन होम कहते हैं ना, होम इंग्लिश में, तो वही जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उसे जापान में क्या कहते हैं? होमू कहते हैं, है ना कि नहीं। का संबंध मूल परिवार से था, मतलब कि वहाँ पर मूल परिवार रहता था होम में। अब येन क्या है दोस्तों? आपने सुने होंगे, ये एक प्रकार की मुद्रा है, ये जापान की मुद्रा है। तो ये एक जापान की मुद्रा है दोस्तों येन। यह अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। कारोबारी मीन्स जो बाजार चलता है तो उसे कारोबार कहते हैं, ना कि नहीं। तो ये जापान की मुद्रा है येन, है ना कि नहीं। तो डॉलर आपने सुना होंगे, डॉलर, तो डॉलर सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है पूरे संसार में, है ना कि नहीं। फिर उसके बाद आता है क्या? दूसरी यूरो, फिर तीसरी में क्या आती है? येन, जो जापान की है। तो ये येन के बारे में भी आप लिख सकते हैं दोस्तों। अब ट्राम क्या है ये देख लीजिए दोस्तों। ये येन का चिन्ह ये इस प्रकार से वाई लगा दिए हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो ये येन का चिन्ह है। तो अपने रुपए का चिन्ह कैसा है दोस्तों? रुपए का चिन्ह है अपना ऐसे और इस प्रकार से अपना रुपया का चिन्ह है। दूसरा पॉइंट है ट्राम। ट्राम क्या है? एक रेल वाहन है जो अमूमन शहरी सड़कों के साथ साथ बिछाई गई पटरियों पर चलती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ट्राम कहते हैं। ये पटरियों पर चलती है दोस्तों, ये रेल वाहन है, अपन रेलगाड़ी देखे होंगे आपने, तो वही ट्राम है दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ट्राम में पूछा भी जा सकता है ये। भारत में ट्रामें सिर्फ कोलकाता में चलाई जाती है। आपको बस इतना ही नॉलेज के लिए याद रखना है कि ट्राम है जो रेल वाहन है एक प्रकार का, वो कहाँ चलती है अपने भारत में? सिर्फ कोलकाता। जो कोलकाता कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, जहाँ की मुख्यमंत्री अभी अपनी दीदी, मतलब कि नरेंद्र मोदी की दीदी ममता बनर्जी है, वहाँ की सीएम, कोलकाता, है ना कि नहीं। तो वहाँ चलाई जाती है क्या? ट्राम, जिसका संचालन कौन करता है? केलकट्टा ट्रामवेज कंपनी करती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे दिया हुआ है अपना 23वां पॉइंट, बुरबुरा। बुरबुरा का अर्थ होता है बिना किसी लक्ष्य के घूमना, यानी कि मैंने आपको बुरबुरा कह दिया, तो आप बिना किसी लक्ष्य के तो घूम रहे हैं ना, तो क्या कहलाएंगे? बुरबुरा कहलाएंगे। 24वां पॉइंट है अपना, 1925 में पहला रेडियो स्टेशन खुला, है ना कि नहीं। अब तो 1943 में संगोष्ठी हुई, आधुनिकता पर विजय, आधुनिक रहते हुए पश्चिम पर कैसे विजय पाई जाए। और संगोष्ठी क्या है? संगोष्ठी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सेमिनार। आपने सुने होंगे कि मैं कहीं सेमिनार में जा रहा हूँ, यानी कि मैं संगोष्ठी में जा रहा हूँ। तो लोगों का ये एक सम्मेलन होता है जिसमें किसी विषय पर विचार विमर्श एवं विचार विनिमय किया जाता है ना कि नहीं। ये कहलाती है दोस्तों संगोष्ठी। आपसे पूछा भी जा सकता है संगोष्ठी से आए आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, आदि प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। 27वां अपना पॉइंट है। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज की दृष्टि से भी। तो आप इन्हें एक कॉपी बनाइए और उसमें बढ़िया तरीके से सुंदर राइटिंग से इन्हें नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। मोबाइल का तो क्या है, मोबाइल जा भी सकता है किसी भी समय। आपका जो यूट्यूब है इसका भी विश्वास नहीं है दोस्तों, कब कौन खरीद ले और उसे प्राइवेट कर ले। तो आप इसे बिल्कुल आज के अभी इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। 27वां पॉइंट है अपना,
युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकी बम गिराए गए थे। दोस्तों ये मानवीय त्रासदी कहलाती है ना कि नहीं। जल्दी खत्म हो जाए युद्ध, तो जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने के लिए नाभिकीय बम यानी कि परमाणु बम गिराए गए थे। कब? 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने, है ना कि नहीं। कब? 6 अगस्त की बात कर रहे हैं हम। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था। कौन सा बम गिराया था? लिटिल बॉय। ये पॉइंट की बात है। फिर 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त, है ना कि नहीं, जापानी शहर नागासाकी पर फैटमैन, दूसरा बम कौन सा था? फैटमैन परमाणु बम गिराए गए थे। ये कौन सा बम था? परमाणु बम। और पहला भी परमाणु बम था, वो कौन था? लिटिल बॉय। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डोलानो रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल बॉय और नागासाकी के बम को विंस्टन चर्चिल के संदर्भ में फैटमैन कहा गया। तो ये दोस्तों वहाँ के प्रधानमंत्री रहे होंगे, मतलब कि बहुत ही पॉपुलर नेता रहे होंगे उस समय के, तो इन्होंने ये टिप्पणी की थी बम गिराए जाने पर। अब जापान संविधान दोस्तों, जापान संविधान के बारे में देख लेते हैं। जैसे अपने भारत का संविधान वो कब लागू हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप आर्ट्स के छात्र हैं तो आपको ये चीज़ तो पता ही रहनी चाहिए। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस वीडियो को अब तक देख चुका है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आपको बस इतना ही कमेंट करना है, तो मैं समझूंगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं तो वो स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जापान संविधान के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 मई 1947 को लागू किया गया, है ना कि नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1945 को ख़त्म हो गया जापान पर परमाणु बम गिराने के बाद, अपन ने अभी पढ़े। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 मई 1947 को इसे लागू कर दिया गया। यह संविधान शांति संविधान भी कहलाता है। शांति संविधान अभी आपने पढ़े होंगे क्लास 11 की यानी कि पॉलिटिकल साइंस में। शांति के संविधान किसे कहते हैं? तो वो जापान के संविधान को कहते हैं। दोस्तों जापान का संविधान कब लागू हुआ? जापान का संविधान लागू हुआ 1947 में। अनुच्छेद इसके 9 में कहा गया है। जिस प्रकार से अब अपने संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो उसी प्रकार दोस्तों जापान के संविधान में भी बहुत से अनुच्छेद हैं। तो जापान के संविधान में अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया, आप ध्यान से सुनना दोस्तों। जापानी जनता हमेशा के लिए राष्ट्र के युद्ध करने के संप्रभु अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को ताकत के जोर पर हल करने की धमकी का त्याग करती है। मतलब कि किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देगी दोस्तों, और युद्ध का कारक बनने वाले किसी भी बल को धारण नहीं करेगी, मतलब अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग नहीं करेगी। तो ये दोस्तों जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में ये बात कही गई है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे अपना 29वां पॉइंट है। बस इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो, तो आप अगले पार्ट के लिए तैयार रहना। अगले पार्ट में हम चीन के बारे में बात करेंगे। 29वां पॉइंट है अपना 1964 में क्या हुआ? टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए। तो टोक्यो अपन ने सुने होंगे अभी आपने, 2021 या 20 में क्या हुआ था? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए। तो ये बहुत ही गौरवान्वित वाली बात है दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जय नीरज चोपड़ा आप कमेंट बॉक्स में करिए। और 1964 में ही दोस्तों शिंकानसेन एक बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन मतलब इतनी स्पीड से चलती है, बुलेट की स्पीड से, जो बंदूक की गोली होती है ना, तो उतनी स्पीड से चलती है बुलेट ट्रेन। तो उसका नाम क्या था? शिंकानसेन। तो यह प्रारंभ की गई 1964 में, और 1964 में टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अब 30वां पॉइंट है अपना लास्ट पॉइंट इस वीडियो का। इसके बाद दोस्तों आप कहीं नहीं जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसके बाद जो चीन है, तो चीन में धमाकेदार मतलब कि बहुत कुछ कारनामे किया है चीन ने। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो 30वां पॉइंट है अपना लास्ट पॉइंट, कैडमियम। कैडमियम है ना कि नहीं, एक विषैला नीला सफ़ेद निंदनीय नमनीय द्विसंयोजक धात्विक तत्व, जिसका उपयोग विशेष रूप से बैटरी पिगमेंट और सुरक्षात्मक प्लेटिंग में किया जाता है। तो ये एक प्रकार से दोस्तों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक धातु है। तो आप इसे मतलब कि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये धातु कहीं भी मिले तो आप
संजो कर रखें, है ना कि नहीं। तो ये कैडमियम बहुत ही, इसे आप देख लो, थोड़ा याद कर लेना, कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसे एग्ज़ाम में लिख कर आ जाना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।